आप देख रहे हैं जिंदगी एक सच। तो आइए आज की नई कहानी को सुनते हैं। बाबा जी हमारे ज़िले के ही रहने वाले थे और शादीशुदा इंसान थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चे थे। बाबा जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लादकर दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कार्यों से उनका सेठ भी बहुत उनसे खुश रहता था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 1000-1200 उनके घर वालों को मनी ऑर्डर जरूर कराता था। बाबा जी की गाड़ी बहुत ही मज़े में चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि आना पड़ता तो वे थोड़ा समय निकालकर घर पर भी आ जाते और घर वालों का हालचाल लेने के बाद वापस चले जाते थे। एक बार की बात है, बाबा जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ रामू नाम का एक खलांसी भी था। बाबा जी खलांसी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब रामू ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात रामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए तो ट्रक चलाकर मैं ले चलता हूँ। बाबा जी ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े और रामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1-2 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक बाबा जी को पता नहीं क्या हुआ कि वे सड़क किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वे रामू से बोले कि मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मज़े में धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले चलो। रामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद जब रामू को लगा कि अब बाबा जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज कर दी और गाना गाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। रामू का भी खून अभी तो एकदम नया ही था, वह भला ऐसा क्यों होने दे। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर दाबते हुए ट्रक को और तेजी से दौड़ाने लगा। अरे यह क्या! उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। वह कुछ सोच पाता और ब्रेक लगा पाता, इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में बाबा जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर रामू बच गया। उसे कुछ ट्रक ड्राइवरों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी। रामू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान बाबा जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो पड़ा था, पर अब विधि के विधान के आगे वह कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वह जो भी कमाएगा उसका आधा हिस्सा बाबा जी के परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस कोलकाता आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से होने वाला नहीं है। हम अभी बाबा जी के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने रामू से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर रामू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल बात यह थी जो कि सेठ जी ने रामू को बताया कि बाबा जी बराबर बताया करते थे कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए मैं निकलता हूँ तो रात के करीब यही 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, पर पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता। ट्रक के मिरर में वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक ही नहीं दिखा। तेजी से आता हुआ ट्रक केवल रात को ही और वह भी मिरर में दिखता है।
मालिक इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट भी हो गया है और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं बाबा जी की बातों को सुन तो लेता था पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे बाबा जी की बातों पर विश्वास होने लगा। सेठ जी के इतना कहते ही रामू को कांट मार गया। वह चाह कर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर एक्सीडेंट करा देता था। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और रामू भी। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन सेठ ने रामू से कहा कि रामू, चलो बाबा जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही बाबा जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। बाबा जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला जाता था, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया और ना ही कोई पत्र आया। उनके घर के लोग कहीं परेशान ना हो। सेठ की बात सुनकर रामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने में मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि बाबा जी के परिवार की मदद करता रहूँगा। इसके बाद सेठ ने कहा, ठीक है, अगले महीने चलते हैं हम दोनों लोग। मैं चाहता हूँ कि बाबा जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी करा दूँ और उसके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा भी दिलवा दूँ। मई का महीना था और दोपहर का समय। बहुत तेज कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और रामू पसीने से तरबतर थे। वे लोग पूछते पूछते बाबा जी के गांव आ गए थे। एक आदमी ने बाबा जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। बाबा जी के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और रामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने बाबा जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो भी लेकर आए थे घर पे भिजवा दिया। घर से उन्हें पानी, जलपान आदि पीने के लिए आया। पानी वानी पीने के बाद उन दोनों ने बाबा जी के पूरे परिवार को यह दुखद घटना सुनाने की सोची ही थी। अरे यह क्या! अभी वे लोग कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिये के साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजती हुई उसी नीम के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने बाबा जी के पिताजी को जय रम्मी करते हुए मनी ऑर्डर थमा दिया। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद बाबा जी के पिताजी ने कहा कि जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर बाबा को यह पैसे डाक से लगाने की क्या जरूरत थी, आप लोगों से हाथ ही भिजवा दिया होता। बाबा जी के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और रामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने थूक घोटकर बाबा जी के पिताजी से पूछा कि क्या कहा आपने, बाबा जी ने मनी ऑर्डर भेजा है? सेठ की यह बात सुनते ही बाबा जी के पिताजी ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें कुछ भी विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वह बाबा जी की ही थी और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उसी डाकघर से लगाया था, जहां से सेठ और वे बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे, साथ ही रामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी बाबा जी बोल पड़े कि कुछ भी हो, भगवान ऐसा लड़का सबको दे। यह बाबा जी के पिताजी ने कहा। हम लोगों की बहुत ही शुद्ध रखता है, ध्यान रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज़्यादा मनी ऑर्डर जरूर कर देता है। इतना सुनते ही रामू बोल पड़ा कि काका, क्या पिछले महीने भी बाबा जी ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ, कहते हुए बाबा जी के पिताजी ने कहा कि अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 1200 रुपये भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और रामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक रामू अपने नाम को रोक ना सका अपने आप को और फफक कर रोने पड़ा और बहुत तेज रोने लगा।
सेठ से रहा ना गया और वे रामू को चुप कराते हुए खुद भी रुआसे हो गए। बाबा जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। यह बात सुनते ही वहां खड़े लोगों को, विशेषकर महिलाओं में रोना पीटना शुरू हो गया। पर अभी भी बाबा जी के घर वाले यह मानने को तैयार बिल्कुल नहीं थे कि पिछले 4 महीनों से बाबा जी नहीं हैं। अगर बाबा जी नहीं हैं तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं वह किसने भेजा है? हैंड राइटिंग तो मुनेसर की है, बाबा जी की है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी कुछ जरूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ सांत्वना के बाद बाबा जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंततः बाबा जी के घर वाले माने कि अब बाबा जी नहीं रहे, पर वह भी पूरी तरह से नहीं। गांव वालों और कुछ हितनात के कहने सुनने के बाद बाबा जी की अंतिम क्रिया संपन्न हो गई। सारे कर्म विधिवत संपादित किए गए। इसके बाद बाबा जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने बाबा जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता रहा। खैर जो भी, अभी रामू को यकीन नहीं कि उसके पीछे करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी बाबा जी अपने परिवार को मनी ऑर्डर करते रहे। खैर अब बाबा जी के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया कि अब बाबा जी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब उनका पत्र मनी ऑर्डर आदि भी नहीं आता और इस घटना को तो काफ़ी समय हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।